हेलो एवरीवन, आई एम सदेश सिंह चारण। आपका फिर से आदर्श बाल मंदिर की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसे कि हमने कल पोयम पढ़ी थी ट्रीज़, उसके 2 स्टेंजा हमने क्लियर किए थे, वो एक बार मैं आपके सामने फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ। द ट्रीज लाइक अ टेजल हिट एंड swung, देयर सीम टू राइज अ ट्यून फ्रॉम मिनिएचर क्रिएचर। यानी जो पेड़ हैं उस पर टेजल्स यानी आभूषणों की तरह पत्तियाँ फूल वगैरह लटक रहे हैं, और अकम्पनिंग द सन यानी सूरज के साथ छोटे छोटे क्रिएचर एक ट्यून निकाल रहे हैं। अ सेलेट्रीज ऑफ समर नंबरिंग द ईयर्स, जो सेलेट्रीज और समर हैं वो कानों को सुकून पहुंचा रहे हैं। दे नेवर येट डिड सेटिस्फाई रिमोस्ट वैन मोस्ट फेयर, फिर भी वो उसके लिए संतुष्ट नहीं है। आगे वाला स्टेंसा जो था, द सन शोन होल एट इंटरवल्स, जो सूरज चमक रहा है निश्चित अंतराल में। देन हाफ देन अटर हाइट, कभी पूरा तो कभी अधूरा। एज हिमसेल्फ वर ऑप्शनल, जैसे कि वो उसकी विल हो या वसीयत हो उस तरह से। एंड हैड एसेस ऑफ क्लाउड्स, और बादल उसकी जागीर हो। सफिशेंट टू इनफोल्ड हिम इंटरनली फ्रॉम व्यू, एक्सपर्ट इट व्यू वैन हिज लेट ऑफ द ऑर्चार्ड्स ग्रो, वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है और कभी वो अपनी मर्जी से आता है ऑर्चार्ड्स यानी बगीचे को पूरी तरह से क्या कर सकता है, फूल ला सकता है या उसको उपजाऊ बना सकता है या उसको अच्छा कर सकता है। अब यहाँ से हमको पढ़ना बाकी था, तो यहाँ से हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको किए थे जो आपने शायद उसको सोल्व किए होंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन थे ट्रीज पोएम के, मैंने लिखा था जैसे इन मॉरिंग द ईयर्स, वॉट इन मॉरियस द ईयर्स, कानों को क्या प्यारा लगता है, जैसे कि मैंने पहले वाला बताया था। तो उसका आंसर है, तो ये आंसर हम एक बार फिर बाद में इसको एक बार चेक कर लेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अ बर्ड सेट केयरलेस ऑन द फेंस, अ बर्ड सेट केयरलेस ऑन द फेंस। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अ बर्ड सेट केयरलेस ऑन द फेंस, मतलब जो बर्ड है, अ बर्ड यानी पक्षी, सेट केयरलेस ऑन द फेंस। सेट फेंस यानी होता है आउटर वॉल, फेंस यानी क्या होता है, आउटर वॉल यानी चार दीवारी, आप कह सकते हो चार दीवारी। जो पक्षी हैं वो केयरलेस यानी लापरवाह, केयरलेस मतलब क्या होता है, लापरवाह। जो पक्षी हैं वो क्या हो गए हैं, लापरवाह हो गए हैं और क्या कर रहे हैं, दीवार पर बैठ गए हैं या बैठ गए हैं। जो एक बर्ड है वो सेट ऑन द वॉल, कहाँ पर बैठ गया है, फेंस यानी चार दीवारी पर। पक्षी जो लापरवाह हो गया है वो कहाँ बैठ गया है, चार दीवारी के ऊपर बैठ गया है। वन गोसिप्ड इन द लेन, वन गोसिप्ड इन द लेन। गोसिप यानी होती है जो बातें होती हैं बिना मतलब की, फिजूल की जो बातें हम करते हैं उस तरह से गोसिप मतलब लेन यानी कोई गली, लेन यानी हो सकता है कोई गली वगैरह जो है उसमें, मतलब जो फिजूल की बातें जो कर रहे हैं गली में, ये कोई फिजूल की बातें कर रहा है कि कोई पक्षी है वो चार दीवारी पर बैठ गया है लापरवाही से, केयरलेस होकर। ऑन सिल्वर मैटर्स चार्म्ड अ स्नेक, और सिल्वर मैटर चार्म्ड अ स्नेक, अ सिल्वर मैटर्स चार्म्ड अ स्नेक, मतलब सिल्वर मैटर्स चार्म्ड अ स्नेक हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एक सांप जो है वो सिल्वर मैटर्स यानी सिल्वर मैटर्स का यहाँ मतलब होगा कि आप चांदी के पदार्थ, मतलब जो सांप का जो स्थान है उसने चांदी के पदार्थ ने ले लिया है, और जो सांप है वो कहाँ जाकर बैठ गया है, जस्ट वाइंडिंग राउंड अ स्टोन,
एक पत्थर पर राउंड होकर वाइंडिंग राउंड होकर बैठ गया है। वाइंडिंग राउंड यानी गोल गोल घूमना। मतलब आपने देखा होगा कोई सांप होता है वो कैसे एक पत्थर पर घूम कर बैठ जाता है। मतलब सांप का जो स्थान है वो सिल्वर मेटल्स ने ले लिया है, मतलब चांदी के पदार्थों ने ले लिया है। और सांप जो है वो कहाँ जाकर बैठ गया है, एक पत्थर पर जाके, स्टोन के ऊपर बैठ गया है। स्टोन पत्थर पर जाकर बैठ गया है। कैसे? वाइंडिंग राउंड यानी गोल गोल घूम कर। एक कोई पत्थर होता है उसके चारों तरफ जैसे कोई स्नेक घूम कर बैठता है वैसे बैठ गया है। तो इन 4 लाइन में जो पोइट है वो कह रहे हैं कि जो जंगल के इसमें जो पोइट है उसने बताया है कि जंगल के 2 जानवरों का इसमें डिस्क्राइब किया है, एक तो बर्ड और एक स्नेक। फर्स्ट तो है आपका बर्ड और दूसरा है आपका स्नेक। तो जो बर्ड और स्नेक है उसने वो क्या कर रहे हैं कि वातावरण से बड़े आश्चर्य तरीके से वो उसको वातावरण को बता रहे हैं। जैसे कि चारों तरफ हलचल का वातावरण होने के कारण एक पक्षी लापरवाह होकर अपने घोंसलों में न बैठकर कहाँ बैठ गया है, 4 दीवारी। पक्षी को कहाँ बैठना चाहिए, घोंसले में, लेकिन वो कहाँ बैठ गया है, 4 दीवारी के ऊपर जाकर बैठ गया है। उसी तरह से हम अब आगे देखते हैं कि इसी प्रकार सर्प ने भी पत्थर पर कुंडली मार कर बैठा दिया है। उसका स्थान चांदी के पदार्थों ने ले लिया है। मतलब सांप को बिल में होना चाहिए, लेकिन वो कहाँ जाके बैठ गया है, पत्थर पर कुंडली मारकर बैठ गया है। इस पक्षी का प्राकृतिक निवास जंगल में है, पर बादलों के संरक्षण में वो अपने उचित स्थानों को भूल गया है। मतलब बादल, जैसे मैंने उसमें बताया था कि बादल किसकी जागीर हो गए हैं, पेड़ उनकी जागीरी हो चुके हैं। तो उसमें बर्ड और स्नेक को भी बताया है कि बर्ड अपना जो उचित स्थान है, जंगल है, जो घोंसले हैं, वो छोड़कर कहाँ बैठ गए, 4 दीवारियों पर जाकर बैठ गए हैं। और जो स्नेक हैं वो अपने स्थान को छोड़कर कहाँ पर, पत्थरों पर जाकर बैठ गए हैं। और जो उनका स्थान है वो चांदी के पदार्थों ने यानी सिल्वर मेटल्स ने ले लिया है। ये पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा, ये स्टेंजा आपको समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे का जो स्टेंजा, जो लास्ट स्टेंजा है इस पोएम का, वो है ब्राइट फ्लावर्स स्लिट अ कैलिक्स। ब्राइट फ्लावर स्लिट अ कैलिक्स। ब्राइट फ्लावर स्लिट अ कैलिक्स। ब्राइट यानी होते हैं चमकीले, चमकीले फूल। स्लिट मीन्स कह सकते हो आप, स्लिट यानी फाड़ना या चीरना। स्लिट यानी फाड़ना या चीरना। कैलिक्स का मीन्स याद होता है कि आप जैसे देखते हो कोई फूल होता है, फूल होता है, उसमें एक पुंज होता है, पुंज। वो फूल कोई पुंज को बाहर निकालकर, पुंज को बाहर से निकलकर फिर वो ऊपर खिलता है, उसको हम कैलिक्स कहते हैं। जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं दलपुंज। जैसे आपने साइंस में वहाँ पढ़ा होगा कि कैलिक्स क्या होता है, जिसको हम आउटर केस ऑफ बड यानी बाह्य दलपुंज कह सकते हैं, जिसको फाड़कर फूल बाहर निकलता है। तो चमकीले फूल कैलिक्स को फाड़कर या चीरकर बाहर निकलने लगते हैं। एंड स्कोर्ड अपॉन अ स्टेम। स्कोर्ड अपॉन अ स्टेम यानी क्या कर रहे हैं वो, स्कोर्ड का मतलब होता है, स्कोर्ड का मतलब होता है ऊंचे उठना। कहाँ से ऊंचे उठना, अपॉन अ स्टेम यानी तने से ऊपर उठने लगे हैं। कौन, फ्लावर्स। यानी फ्लावर्स कैलिक्स को फाड़कर तने से ऊपर उठने लगे हैं। लाइक अ हिंडर्ड फ्लैग स्वीट होस्टेड। लाइक अ होस्टेड लाइक अ हिंडर्ड फ्लैग स्वीट होस्टेड। लाइक अ हिंडर्ड फ्लैग यानी होता है कि आपने फ्लैग देखा होगा, फोल्डेड फ्लैग कह सकते हो जिसको आप, फोल्डेड फ्लैग आपने देखा होगा। हम जैसे ध्वजारोहण वगैरह करते हैं तो एक फ्लैग होता है, वो फोल्डेड होता है, उसके अंदर फूल वगैरह होते हैं, उस तरह से। तो फोल्डेड फ्लैग किस तरह से हो गए हैं वो, लाइक अ हिंडर्ड फ्लैग स्वीट होस्टेड का मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फहराया गया है। स्वीट यानी मीठा, स्वीट यानी क्या होता है, मीठा। लेकिन यहाँ पर जो स्वीट है यहाँ खुशबू से, यहाँ पर जो स्वीट का मतलब है खुशबू से। तो जो
झंडे जो हैं उसको खुशबू के साथ फहराया गया है, यानी सुंदर फूलों ने अपने दल पुंजों को फाड़ दिया है, वो अपने तनों पर लहराने लगे हैं, जैसे बंद झंडों को खोलकर तलों में खुशबू के साथ फहरा दिया गया हो। कैसे फहराने लगे हैं? जैसे कोई फूल होता है वो अपने दल पुंज को फाड़ कर बाहर निकलते हैं तो आपने देखा होगा कैसे लहराने लगते हैं। कैसे लहराने लगे उसकी कल्पना कैसे की है? यहाँ सिमिली है, लाइक उसकी कल्पना, फूलों की कल्पना उसने फ्लैग से की है कि जैसे कोई फ्लैग होता है, फोल्डेड फ्लैग, उसको हम जैसे ध्वजारोहण करते हैं और कैसे वो अपनी एक अच्छी खुशबू उसके अंदर जो फूल होते हैं वो, और फिर वो लहराने लगता है। फहरा, जैसे झंडा जो फोल्डेड फ्लैग होता है उसको हम कैसे फहराते हैं, उसी तरह से वो फूल भी क्या लगे, लहराने लगे या फहराने लगे हैं। विथ स्पाइसेस इन द हेम, विथ स्पाइसेस, हम यहाँ पर स्पाइसेस इन द हेम का मतलब होगा उनके तहों में खुशबू होने लगी, खुशबू। स्पाइसेस इन द हेम यानी हम कह सकते हैं कि खुशबू। विथ किसके साथ? खुशबू के साथ वो फैलाने लगे हैं। दोज मोर आई कैन नॉट मेंशन हाउ मीन टू दोज दैट सी अ Van Dyck delineations on nature's summer day, यानी कि उस तरह से उन लोगों को कितना कम है जिन्होंने एक चित्रकार को प्रकृति को ग्रीष्मकालीन दिन का वर्णन देखा हो। यानी हम देख सकते हैं कि डेलिनेशन मीन्स आप कह सकते हो कि वर्णन। डेलिनेशन क्या होता है? वर्णन करना। डेलिनेशन मतलब वर्णन करना। और नेचर समर डे मतलब आपने बताया था कि वैन के चित्रकार का नाम है वैन डाइक यानी एक चित्रकार है जो उसका नाम पेंटर है, उसका नाम यहाँ पर बताया गया है। दोज मोर आई कैन नॉट मेंशन हाउ मीन टू दोज डेट सी, यानी कि कवयित्री कह रही है कि मैं वर्षा व ग्रीष्म ऋतु के दिनों का वर्णन करने के लिए उसके पास काफ़ी कुछ हैं, किंतु वह ज़्यादा नहीं कहना चाहती। और भी इसके बारे में वो कहना चाहती है लेकिन वो इतना ज़्यादा कहना नहीं चाहती। दोज मोर आई कैन नॉट मेंशन मतलब मेरे पास हैं लेकिन मैं इसमें मेंशन नहीं करना चाहती। हाउ मीन टू दोज डेट सी वैन डाइक रिलेशन ऑफ नेचर्स ऑफ समर। तो उसी तरह से क्यों नहीं कहना चाहती? कोई भी कवि इसलिए नहीं कहना चाहती कि कोई भी जो कवि होता है या जो कोई भी कवयित्री होती हैं वो अपनी कविता का शीर्षक इतना ख़राब यानी इतने गलत नहीं रख सकती, हिंसा पर नहीं रख सकती या किसी की बुराई नहीं कर सकती, इसलिए मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहती। तो इसमें एक सामाजिक बुराइयों को बताया। तो ये जो आपका पैराग्राफ है, ये जो आपका स्टेंजा है, इसमें आपने देखा होगा कि जो चमकीले फूल हैं, जो चमकीले जो ब्राइट फ्लावर्स हैं, वो मानव की जो एम्बिशंस है, मतलब ह्यूमन की जो क्या है एम्बिशंस, कौन सी एम्बिशंस? जो अनफुल एम्बिशन यानी अनकंट्रोल्ड एम्बिशंस जो फ्लावर्स को बताया गया है। अनकंट्रोल्ड एम्बिशंस, फ्लावर को यहाँ पर अनकंट्रोल्ड एम्बिशंस के रूप में बताया गया है। उसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो जो चमकीले फूल कलियों से बाहर निकलकर तने पर जैसे लहराते हैं, जैसे वो बंद झंडे को खोलकर फहरा दिया गया हो, उस तरह से बंद झंडा गलत दिशा में निर्देशित भावनात्मक क्रोध को पकड़ करता है। और जो बंद झंडा है वो एक भावनात्मक क्रोध, एक एंगर को एक्सप्रेस करता है, जिसके कारण क्या होती है? बहुत सारी वायलेंस होती है, बहुत सारे फोर्स होते हैं, मतलब कोई दबाव होते हैं, सोशल एविल्स मान लो आप, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और यहाँ पर जो कलियों का जो फटना है, जो कलियाँ जो निकलती है वो फटना, वो सारी चीज़ें हर चीज़ को किसी न किसी के साथ में जोड़कर यहाँ पोइट ने बताया है। तो आपको जैसे ये दोनों पैराग्राफ, दोनों स्टेंजा समझ में आए होंगे। तो एक बार मैं फिर से आपके सामने स्टेंजास इनका फिर से मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में। द ट्रीज लाइक टेजल्स हिट एंड स्वंग। टेजल्स जैसे मैंने आपको बताया था कि टेजल्स मतलब मैंने आपको बताया था कि टेजल्स मतलब क्या होता है? टेजल्स मतलब होता है बंच ऑफ थ्रेड्स एंड मतलब जो लटकते हुए आभूषण, उस तरह से मिनीचर क्रिएचर यानी छोटे छोटे जीव, सूरज के साथ जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो निकलते हैं और पेड़ पे जो लताएं जो हैं वो आभूषण की तरह लटक रही हैं। फॉर द सेलेट्रीज ऑफ समर
इन मॉर्निंग द ईयर्स, जो सेलेट्रीज जो बार्ड्स के यानी जो कवियों के द्वारा जो गाए गए जो गर्मियों के जो गीत हैं वो कानों को सुकून पहुँचाते थे। देवन डिड सेटिस्फाई, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होता है। उसके बाद आगे की बात बताई कि जी जो सन है वो लगातार अंतराल के बीच में निकलता है, कभी छुपता है, कभी निकलता है अटर हाइट यानी पूरी तरह से निकल जाता है, और कभी छुपता है। वो जैसे कि वो उसकी ऑप्शनल हो, यानी उसने कोई विल या वसीयत हो, या फिर बादल जैसे कि स्टेट्स ऑफ क्लाउड्स, और बादल उसकी क्या हो, क्लाउड्स हो। सफिशिएंट ऑफ इनफॉल्ड हिम इंटरने फ्रॉम व्यू एक्सपेक्ट विथ व्हेन दिस लेट आउट चार्ज, कभी कभी वो क्या करता है, इनको इन्फोल्ड कर लेता है, या फिर कभी कभी वो इस ऑर्चास्ट को उगने देता है या फलने फूलने देता है। उसके बाद जो लाइन मैंने आज समझाई थी आपको कि अ बर्ड से केयरलेस, जो पक्षी हो वो क्या हो चुके हैं, केयरलेस हो चुके हैं, और जंगलों के छोड़कर वो कहाँ आकर बैठ गए हैं, दीवारों पर आकर बैठ गए हैं, और ये बातें कोई गली में कर रहा है। एंड सिल्वर मैटर्स चार्म, और जो सांपों का जो स्थान है वो चमकीले पदार्थों ने ले लिया है, और स्नेक अपने उन सब चमकीले पदार्थों को छोड़कर कहाँ गए हैं, पत्थर पर आकर राउंड गोला लगाकर बैठ गए हैं। उसी तरह से आगे हमने देखा था कि ब्राइट फ्लावर स्लिटर कैलिक्स, जो चमकीले फूल हैं वो कैलिक्स यानी जो दल पुंज उससे बाहर निकल चुके हैं, एंड स्क्रेड अपॉन अ स्टेम, और वो क्या करने लगे हैं, अपने तनों पर लहराने लगे हैं। लाइक अ हिंडर्ड फ्लैग स्वीट ऑफ स्टेट्स, किस तरह से एक बंद झंडा जो होता है वो अपनी खुशबू फैलाता है, जैसे ही बंद झंडा खुलता है तो वो अपनी खुशबू फैलाता है, उस तरह से विथ स्पाइसेस इन द हेम, और इस प्रकार से वो खुशबू फैलाने लगा है। दोज मैन आई कैन नॉट मेंशन, आगे पोइट कहती है कि मैं आगे इन चीज़ों को मेंशन नहीं करना चाहती, क्योंकि कोई भी जो वैदिक जो होता है, जो डेली हम कह सकते हैं कि कोई भी जो पोइट होता है वो ऐसी चीज़ों को नहीं बताता है, जैसे हिंसा वगैरह, इस चीज़ों को अपनी कविताओं में बताना पसंद नहीं करता है, इसी कारण वो नहीं बताता है। तो आज के क्लास में आपके लिए ये मैंने आपको बताया था, और इसकी जो क्वेश्चन आंसर की जो PDF है मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो वो आप देख लें। थैंक यू वेरी मच।